हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज जो है 16 अक्टूबर है 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज आप जान पाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, इसको हम डिटेल से समझेंगे, क्यों किया है, कब किया है और किस राज्य के तहत और किस राज्य सरकार ने इसे जो है इसको बोल सकते हैं कि बेसिकली लॉन्च किया है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको आप यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन को समझ पाएंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन, जो कि होगा ये आपका 15 अक्टूबर से रिलेटेड होगा और यहीं पे टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए जीके डोज भी चल रहा है आजकल, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है नया सेशन, ताकि आप लोगों को जो भी वनडे एग्जाम होता है ना, उसके लिए क्या होगा कि 1 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है। वीडियो क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को ये इन सभी चीजों को अटेम्प्ट करना है और आप लोगों को बताना है कि उन ऑप्शन में से जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ये वीडियो आप लोगों को मिल ही जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और यहाँ हम करेंगे सबसे पहले क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करें। तो अभी जो है हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 अक्टूबर को मनाया गया था। वहीं इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया है। वहीं वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने जो है सबसे बड़े रन चेस रिकॉर्ड बनाया है? तो पाकिस्तान के द्वारा जो है अभी वनडे विश्व कप चल रहे हैं, इसी में ही अभी जो है पाकिस्तान के द्वारा रन चेस का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड है। वहीं किस राज्य में अभी सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सेतु बंधन योजना को शुरू किया गया है। तो ये जो है यहाँ पे 7 कुल परियोजनाएं हैं और इसकी लागत की बात करें तो 118.50 करोड़ रुपए की रही है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके नेम में ही है सेतु बंधन योजना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 4200 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। कहां पर? उत्तराखंड के लिए। वहीं 19वें एशियाई खेलों में के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन है? उनका नाम बताइए। तो PR श्रीजेश हैं, जिन्हें अभी 19वें एशियाई खेल के समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि PR श्रीजेश जो है वो किस खेल से संबंधित है। वहीं अभी इसरो का दूसरा स्पोर्ट पोर्ट जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में जो है अभी इसरो का दूसरा स्पोर्ट स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। वहीं किसने IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो पंकज बोहरा जो है उनके द्वारा अभी IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वहीं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने कहा राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी ये उन्नाव में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के काजू को जो है GI टैग दिया गया है? तो गोवा के काजू को जो है अभी उसकी अन्य बोल सकते हैं कि नई विशेषता और अनोखी विशेषता के लिए जो है काजू के लिए अभी GI टैग दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो काजू को जो GI टैग दिया गया है वो यहाँ के उत्पादन का 10वां नंबर पर है। तो याद रखिएगा, अब तक जो है कुल गोवा में 10 उत्पादों को GI टैग दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने हैं वो और कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है कि विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक जो है 111 यानी 111 जो है 2023 में भारत की रैंक आई है विश्व भुखमरी सूचकांक में। वही हमारे पड़ोसी देशों की क्या रैंक है इसमें, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को लर्न हो जाएगा हैंड टू हैंड। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज 16 अक्टूबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय SSR। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में वैश्विक विश्व खाद्य दिवस समारोह कब मनाया गया? यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड फूड एंड सेरेमनी जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, 16 अक्टूबर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो द हंगर हॉट स्पोर्ट्स आउटलुक के द्वारा जो है अभी
FAO जो है और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा यानी WHO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भुखमरी व भविष्यवाणी की गई है कि इसमें जो है 45 देशों में 205 मिलियन से अधिक लोगों को जीवित रहने के लिए आपातकालीन खाद्य सहायता की आवश्यकता है। उसी के तहत जो है विश्व खाद्य दिवस यानी 16 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना के उपलक्ष्य को मनाया जाता है। इसलिए जो है इस साल की थीम क्या रखी गई है ये याद रखिएगा आप लोग। तो विश्व खाद्य दिवस जो है इसकी थीम है जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ो। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों को देखो, यहाँ पे जल के लिए भी बात करें क्योंकि जल है तभी तो हमारा जीवन है और जल है तो भोजन है। इनमें से हमें किसी को भी बोल सकते हैं कि छोड़ नहीं सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये थीम। मैंने आप लोगों से कई बार बताया कि जो डे होते हैं और जो थीम्स होती हैं वो दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। वन डे एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानव सहायता आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा ये बोल सकते हैं कि चक्रवात 2023 जो है इसकी बोल सकते हैं कि आप लोग की आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका गोवा में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि भारतीय सेना के वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास से रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास की बात करें तो 2015 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान किए गए निर्देश के एक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में ये उभरा। वही ये इसकी शुरुआत जो है 2015 में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद चक्रवात के नाम से जाना जाने वाला यह अभ्यास है जो कि बहु एजेंसी पहल जिनमें से तीनों सेनाओं, अर्ध सैनिक बलों, आपदा प्रतिक्रिया संगठनों और गैर सरकारी संगठनों और शैक्षिक संस्थाओं के और अंतरराष्ट्रीय निकायों के विभिन्न क्षेत्रों के भागीदारी इसमें शामिल है। तो इसकी शुरुआत जो है 2015 में की गई थी, जिसके अंदर जो है बहुत सारी एजेंसी काम करती हैं, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि हमारी तीनों सेनाएं हैं, अर्धसैनिक है और आपदा प्रतिक्रिया है, गैर सरकारी संगठन है, वहीं शिक्षक संस्थाएं शामिल है और अंतरराष्ट्रीय निकाय भी इसमें शामिल है। 2023 संस्करण हितधारकों के बीच जो है राष्ट्रीय स्तर के तालमेल को बढ़ावा बोल सकते हैं कि तालमेल को और बढ़ावा देने का वादा करता है। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों की भागीदारी का भी स्वागत करता है। तो ये संस्करण जो है इस साल का इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसमें जो है हिंद महासागर के 8 देशों के भागीदारी को भी इसमें शामिल करने की बात की है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, हाल ही में किस देश की टीम जो है विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? तो याद रखना इसके लिए अभी जो है भारत को इसके लिए हटा दिया गया है, जो कि अभी वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप होने वाला था, इसमें भारत को जो है अभी इसके लिए यहाँ से हटा दिया गया है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा फैसला लिया गया है कि विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के लिए भारत जो है, भारतीय जो टीम है वो मिस्र नहीं जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है इससे जो है खेल जगत पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जो युद्ध के बीच जो है मिस्र में 14 अक्टूबर से जो है विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप होने जा रही थी, लेकिन इजराइल और हमास की लड़ाई के चलते भारत इस चैंपियनशिप में शामिल नहीं हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि बेसिकली क्यों नहीं हो रहा है। तो इजराइल और हमास के बीच जो 7 दिन से ये लड़ाई चल रही है, इसी की वजह से भारतीय बोल सकते हैं कि चैंपियनशिप में इसमें शामिल नहीं होने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया? तो जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो समझते हैं यहाँ पे। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर जो कि एक बकरी की प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए जो ये विलुप्त प्रजाति के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए लोगों में, उसके लिए नीलगिरी तहर योजना की शुरुआत की गई है। तो नीलगिरी तहर को आपको याद रखना है। तो नीलगिरी तहर क्या है? ये एक बकरी की प्रजाति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो कि उनका राज्य के पशु है नीलगिरी तहर जो कि एक बकरी की प्रजाति है, उसके संरक्षण के लिए और लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया गया। ये प्रोजेक्ट वर्ष की बात करें तो 2022-27 तक की कार्य करेगा, यानी 2022 से ही इसके ऊपर काम जो है स्टार्ट हो गया था और 12 अक्टूबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया है। वहीं कंप्लीट कब तक किया जाएगा? इसे 2027 तक किया गया है।
वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत जो है तमिलनाडु सरकार जो है इसके ऊपर कितना खर्च करेगी, तो 25.1 करोड़ जो है इसके ऊपर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य वही है जो मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि विलुप्त प्राय नीलगिरी तहर को जो है प्रजाति की आबादी को कैसे यहाँ पे बढ़ाना है और वितरण और पारिस्थितिक के लोगों के बीच जो है बेहतर समझ को कैसे विकसित किया जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पे और डिटेल में बताया गया है कि कैसे पर्यावरण और जलवायु और वन विभाग के द्वारा जो है नई संरक्षण पहल के संबंध में भी एक जागरूकता को बढ़ाया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसका जो संस्करण है 11th संस्करण है जो कि सुल्तान ऑफ जोहर कप है, इसका जो आयोजन है कहाँ होना है, तो मलेशिया में होना है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद रखना है जो सुल्तान ऑफ जोहर कप है ये एक हॉकी से संबंधित बोल सकते हैं कि ये कप है। तो इंपॉर्टेंट है आपको इसके खेल के बारे में याद रखना है कि किस खेल से संबंधित है। वही 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण मलेशिया के जोहर में आयोजित होना है। और हॉकी इंडिया की बात करें तो इसमें 20 सदस्य भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने की घोषणा की गई है जिसमें 11 सुल्तान जोहर कप में भाग लेंगी। इसमें से उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को भी बोल सकते हैं कि चुना गया है। इसके तहत इस सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता क्योंकि अपने 11वें सत्र में छह की जगह जो है इसमें 8 टीम हिस्सा लेने वाली हैं। वहीं सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का यहाँ पे बोल सकते हैं कि आयोजन किया जाएगा और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाला है। तो याद रखिएगा सुल्तान जोहर कप का संस्करण कौन सा 11वां है, कहाँ पर हो रहा है, तो मलेशिया के जोहर में हो रहा है। याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में ईसीआई किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। तो ईसीआई के द्वारा अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है 5 राज्य में। कौन से वो 5 राज्य हैं, आप जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से वो 5 स्टेट हैं जहां पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अभी उन्हीं में से एक राज्य है जिसका जो है अभी ईसीआई ने जो है वहां के विधानसभा के चुनावों की तारीखों में थोड़ा सा बदलाव किया है, तो वह है राजस्थान। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा राजस्थान में अभी जो है चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चुनाव की जो डेट्स है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। वहीं अब बात करेंगे हम पॉइंट्स की, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जो है वोटिंग की तारीखों में बोल सकते हैं कि बदलाव किया है। आयोग ने बताया है कि 23 नवंबर को ये बोल सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन अब जो है राजस्थान में 25 नवंबर से किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो नवंबर मंथ है आप लोगों को पता है कि जो नवंबर मंथ है उसमें वो क्या है फेस्टिवल्स ही होते हैं। फेस्टिवल के साथ यहाँ पे क्या होता है कि शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हैं कि फेस्टिवल और ओकेशंस को लेके यहाँ पे थोड़ा सा चुनाव में बदलाव किया गया है जो कि 23 नवंबर से होने थे, अब ये 25 नवंबर से होंगे। अब यहाँ हम बात करेंगे भारत का निर्वाचन आयोग कैसे काम करता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को बोल सकते हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसे स्थापित किया गया था। और वर्तमान समय की बात करें तो इसमें 3 सदस्यीय निकाय हैं और इस समय जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो टोटल में आगे बोल सकते हैं कि 3 सदस्यीय निकाय है और इसमें 3 मेंबर होके काम करते हैं जो कि एक चीफ होते हैं और 2 अन्य होते हैं। वहीं अब इससे पहले की बात करें तो पहले जो 1950 में जब बोल सकते हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग था उसको स्थापित किया गया था, तो उस समय की बात करें तब 15 अक्टूबर से लेकर 1989 तक केवल एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था जिसे आप बोलते हैं एक एकल सदस्य निकाय। लेकिन 16 अक्टूबर 2000 बोल सकते हैं कि 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक इसमें कौन कौन से शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा RVS शास्त्री जो कि मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे और उसके अलावा निर्वाचन आयुक्त के रूप में कौन काम कर रहे थे, SS धनोवा और VS सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय था जब इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद क्या होता है 2 जनवरी को 1990 में से लेकर 30 सितंबर से लेकर 1993 तक ये जो है एक एकल सदस्य निकाय फिर से बना और फिर जो है 1 अक्टूबर से लेकर 1993 तक ये 3 सदस्य निकाय बना रहा। उसके बाद जो है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन रहे, तो श्री
शिव कुमार सेन जो है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। और वर्तमान की बात करें तो कौन है, तो याद रखिएगा राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला को भी याद रखेगा कि भारत की प्रथम महिला के जो चुनाव आयुक्त कौन थे, तो 26 नवंबर से लेकर ये 1990 तक 11 दिसंबर से लेकर 1990 तक रही थी। इनका नाम है वी एस रामादेवी। तो वी एस रामादेवी भी जो है ये प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं। वही मुख्य चुनाव आयुक्त का यहाँ पे कार्यकाल के बारे में याद रखिएगा, जो कि 6 वर्ष या फिर आयु में 65 वर्ष जो भी पहले हो जाता है उसके तहत यहाँ पे कार्यकाल जो है उनका समाप्त किया जाता है। जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके लिए क्या है 6 वर्ष है और 62 वर्ष रखी गई है। जो भी इन दोनों में से पहले हो जाता है उनका कार्यकाल वहीं समाप्त किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो संसद द्वारा जो है इसके ऊपर महाअभियोग के द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट है, आपको दोनों पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू होंगे, तो अभी जो है हाल ही में अभी एशियन गेम्स जो है कंप्लीट हुए हैं, जो कि 19वें नंबर के हैं और ये 2022 में होना था। लेकिन बोल सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से है इसे 2023 में किया गया है। चीन के होंगजुंग में इसको बोल सकते हैं कि स्टार्ट किया गया था। और कब से कब किया गया था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताइए मुझे आप लोग। तो अभी जो 4th एशियन पैरा गेम्स जो है स्टार्ट होने वाले हैं, कहाँ होंगे, तो याद रखिएगा वापस से चाइना में यानी चीन में होना है। तो भारत की पैरा ओलंपिक समिति की बात करते हैं, इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसके साथ चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए इसमें 196 पुरुष होंगे, जहां पे महिला की बात करें इसमें तो 113 महिला एथलीट हैं। कुल मिलाकर 309 इसमें एथलीट दल हैं जो कि इस साल जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो भाई ये याद रखिएगा अभी जो है चौथे एशियाई पैरा खेल होने वाले हैं, तो होंगजोंग में हो रहा है और चीन में ही हो रहा है। ये चीन के होंगजोंग में, जो कि 22 से 28 अक्टूबर तक ये इसका आयोजन होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप लोग नजर बनाए रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये इवेंट्स जो हैं कब कब कैसे कैसे होने वाले हैं। तो फर्स्ट इवेंट की बात करें तो फर्स्ट इवेंट की बात करें यहाँ पर तो 2010 में एशियन पैरा गेम्स हुआ था, जो कि चाइना में हुआ था। कहाँ पर, होंगजुंग में, जहाँ पे इस साल 2022 का भी संस्करण जो है 2023 में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा इसे हर साल जो है बोल सकते हैं इसे हर जो है 4 साल में इसको बोल सकते हैं कि इस इवेंट को किया जाता है। और फाइनल जो इवेंट था आपका 2018 में एशियन पैरा गेम्स, जो कि जकार्ता में यानी इंडोनेशिया में आयोजन किया गया था 2018 में। वहीं नेक्स्ट इवेंट 2022 यानी कि जो अब हो रहे हैं 2023 में होंजुंग चाइना में हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या है, तो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर डिसेबल्ड एथलीट फ्रॉम एशियन कंट्रीज। तो यानी यहाँ पे बात की गई है जो एशियन कंट्रीज के जितने भी डिसेबल एथलीट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट को यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टार्ट किया गया है उन्हीं लोगों के लिए। और अब 2026 की बात करेंगे कि 2026 में कहाँ होगा, तो याद रखिएगा आचे यानी कि नगोया में जापान में 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 2026 में। वहीं 2026 में याद रखिएगा कब से कब तक रहेगा, तो ये याद रखना है आपको यहाँ पे। ये आप एक्चुअली आप लोग इसे कट कर दीजिएगा, ये वापस आ गया है तो ये यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा। 2030 की बात करें तो यहाँ पे 2030 में जो है दोहा कतर में इसका आयोजन होना है पैरा एशिया पैरा गेम्स का। वहीं 2034 की बात करें तो रियाद यानी सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा 2034 में। वहीं इसमें बात करें कि इस साल जो आयोजन हो रहा है आपका चाइना के होंजुंग में, इसमें कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं और बेसिकली कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें कि 44 जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, इंक्लूडिंग लाइक चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइनीज ताइपे और एंड पाकिस्तान और अदर जो है इसमें कंट्रीज है जो एशियन कंट्रीज है वो बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। तो याद रखिएगा इनके बारे में, और आपको ये भी याद रखना है कि आने वाले साल में कब कब इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश को ओलंपिक समिति से निलंबित किया है, तो याद रखिएगा किसे किया है, रशिया को किया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने रूसी ओलंपिक समिति को सस्पेंड कर दिया है। क्यों किया गया है, क्योंकि रूस पर जो पूर्वी यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के जो 4 क्षेत्रीय हैं खेल निकायों को शामिल करके ओलंपिक 4 निकायों को शामिल करने के लिए ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है रूस के ऊपर। इसलिए जो है रूस को अभी
आईओसी यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो है अभी ओलंपिक समिति को यहाँ से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का महा रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? तो याद रखिएगा रोहित शर्मा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो रोहित शर्मा जो है इनके नाम पर बोल सकते हैं कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बन चुके हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे एक बार रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा की बात करें तो वर्ल्ड कप में इनका 7वां शतक था और इसके साथ ही उनके अपने नाम बोल सकते हैं कि उनके नाम में जो है वर्ल्ड कप से सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम में जुड़ गया है। तो इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर के नाम जो है 45 मैचों में 6 शतक है, लेकिन इन्होंने जो है अभी 7वां शतक लगाया है, ये भी याद रखिएगा। रोहित शर्मा की बात करें तो 2023 से पहले इन्होंने 2015 में वर्ल्ड कप में शतक लगाया था और 2019 के वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे। तो ये याद रखना है आपको इन फैक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ को मनाया है? यानी कि आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बोल सकते हैं कि वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये मनाया गया है इस साल, जो बोल सकते हैं कि 19वां। तो 19वीं एनिवर्सरी जो है मनाई गई है किसके द्वारा? राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको लागू किया गया था किसके द्वारा? सीआईसी के द्वारा। वहीं याद रखिएगा विश्व में सबसे पहले जो है स्वीडन के द्वारा है सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया गया था, जबकि कनाडा ने लागू किया था 1982 में, फ्रांस ने 1978 में, और वहीं पे बात करें अगर मॉस्को के द्वारा 2002 में और भारत ने 2005 में लागू किया था आरटीआई को। सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करें तो 12 अक्टूबर को 2005 में लागू किया गया था। तो दोनों फैक्ट करना है। वर्ल्ड में कब किसने पहली बार बोल सकते हैं कि बेसिकली कब इसे लागू किया था अपनी कंट्री में, और भारत ने कब किया। बात करेंगे यहाँ पे जीके डोज। तो जीके डोज का जो आज आप लोग को डोज मिलने वाला है वो 11 नंबर का है। तो यहाँ बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा नीदरलैंड में है। वहीं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय याद रखिएगा वॉशिंगटन DC में है। भारत में जो है वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। वहीं विक्रम भाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तो तिरुवनंतपुरम में है, लेकिन विक्रम साराभाई अंतरराष्ट्रीय केंद्र की बात कही जा रही है तो ये त्रिवेंद्र में है। वही भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बंबई में है। और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में इसे स्टैब्लिश किया है। तो ये यहाँ पे जो है आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमने हेडक्वार्टर्स को कंप्लीट किया है जो कि अंतरराष्ट्रीय भी थे और राष्ट्रीय भी थे। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या होता है, आपका 1 नंबर यहाँ से आप लोगों का पक्का हो जाता है। तो जीके डोज में आप लोगों को यहाँ पे मिलता है सिर्फ इतना ही। और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अभी बताना है कि हाल ही में विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। आई होप आप लोग मुझे आंसर करके जरूर बताएंगे कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। बात करते हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। तो लेक लड़की स्कीम की बात करें तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना है और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपको डाउट है और आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक देने का आपके पास 2 तरीका है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आज का सेशन कैसा रहा। आप लोग को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो आप लोगों को मुझे बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।